पेज नंबर 123 इन टेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा हुआ है व्हाट इज पावर, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यही आपसे पूछा हुआ है डिफाइन 1 वॉट। तो 1 वॉट कब होता है? जब 1 जूल वर्क किया जाए 1 सेकेंड में, तो वहाँ पावर 1 वॉट होती है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है। अ लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज पावर? तो पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क वर्क या एनर्जी एक ही बातें होती हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी दी हुई है 1000 जूल है और टाइम है 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 100 बच जाएगा, 100 वॉट। इतनी पावर रही होगी। बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है। डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर का क्या मतलब होता है कि जब बहुत सारी पावर अलग अलग कंज्यूम की जा रही हैं, तो उन सब का क्या कर लो, टोटल कर लो और जितने वो हैं उनसे डिवाइड कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ 100 बल्ब हैं, ठीक है, उन सब की पावर है, सब 10-10 वॉट पावर ले रहे हैं। तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो क्या करोगे? तो उन सब का ऐड कर लो और 100 से क्या कर दो, डिवाइड करा दो, एवरेज पावर निकल जाएगी। तो एवरेज पावर का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो इस टर्म में अगर देना हो तो कैसे दोगे? एवरेज पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला याद रखो, टोटल वर्क डन और ये टोटल वर्क करने में जितना भी टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये एवरेज पावर का फॉर्मूला याद रख लो। ओके, ये तो आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम लोग एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज की। ठीक है, आप लोग बैक एक्सरसाइज ओपन कर लो और उसके 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते चलो। पेज नंबर 124 एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 124 पर है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। एक बात ध्यान से सुन लो, टर्म जो है वर्क, उसका क्या मीनिंग है? वर्क का मीनिंग होता है जब बॉडी पर फोर्स लगाया जाए और बॉडी डिस्प्लेस करनी चाहिए। अगर डिस्प्लेस की तो वर्क हुआ, और अगर डिस्प्लेस नहीं हुई तो वर्क नहीं हुआ। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखना। ऑब्जेक्ट हर हाल में डिस्प्लेस करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट, सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस, वो स्विम कर रहे हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस हो रही होगी, तो यहाँ एक वर्क हो रहा है। ठीक है, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, एक डोंकी ने अपने बैक पर एक लोड रखा हुआ है, तो कुछ वर्क हो रहा है? नहीं, क्योंकि वो लोड मूव नहीं कर रहा है, नो वर्क डन। अ विंडमिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, बोलो वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है? लिफ्ट कर रहा है ना, मूवमेंट करा रहा है, डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। तो यहाँ पर वर्क हो रहा है। अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या ट्री ने कुछ मूवमेंट किया? कहीं और कुछ मूवमेंट हुआ? नहीं। अगर किसी भी तरह कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क 0। ठीक है, तो 0 वर्क डन, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, यस ऑफ कोर्स, वो लेकर जा रहा है ट्रेन को, वो इंजन जो है वो ट्रेन को लेकर जा रहा है, तो ट्रेन डिस्प्लेस कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, इसका मतलब वो उसको एक वर्क करवा रहा है। ओके, नेक्स्ट,
फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अरे वो तो अपनी जगह पर ही जहाँ हैं वहीं पर ड्राई होते रहेंगे, डिस्प्लेस तो होंगे नहीं, है ना, तो कोई भी वर्क नहीं होगा। और अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू अ विंड एनर्जी, यस वो मूव कर रही है, नाम ही आ गया मूव, यानी वर्क डन होगा। वर्क डन टर्म से बस इतनी सी बात, जहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ वहाँ वर्क डन हुआ, ठीक है, ओके। ये तो हो गई बात वर्क से रिलेटेड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ of the object lie on same horizontal line. What is the work done by force of gravity on the object? कितना वर्क किया होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने। देखो क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट को एक सरफेस से यहाँ से फेंका, ऊपर गया, ऊपर जाकर वापस से यहीं आ गया, ठीक है, वापस से इसी सरफेस पर आकर गिर गया। क्लियर? क्या है क्वेश्चन में उसने बोला एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल, किसी एक एंगल पर क्या किया गया, एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया और फिर वो कर्व पाथ में आया और उसके बाद बैक टू द ग्राउंड, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में आकर गिर गया कहीं पर। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। तो ये वापस क्यों आया था? ग्रेविटी ने फोर्स लगाया होगा, तो बताना है कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा। तो आंसर है कि देखो ग्रेविटी जो है ये जो है जा रहा है ऐसे, और ग्रेविटी का फोर्स इसको खींच रहा है ऐसे नीचे, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ ये कैसा है, परपेंडिकुलर। ग्रेविटी का फोर्स कैसा है या नहीं? आप यहाँ पर भी देखो, अगर इस जगह पर देखोगे तो ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसा, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर। हर एक पॉइंट पर आप देखोगे ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसा और ग्रेविटी खींच रही है उसे नीचे। तो हर पॉइंट पर ग्रेविटी का फोर्स इस पाथ पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर। और जब भी परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो वहाँ पर कोई भी वर्क नहीं होता है। सो द नेट वर्क इज 0। बिकॉज ग्रेविटी फोर्स एक्ट परपेंडिकुलरली या नॉर्मली to the surface of object therefore net work done is 0। बात आ गई सबको समझ में? ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। परपेंडिकुलर फोर्स के केस में क्या होगा, एक बात समझ लो, ग्रेविटी इसको कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करा रही है। करवा रही है क्या? नहीं। देखो आपने बॉल को फेंका है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये आपने करवाया है। तो आपने तो कुछ वर्क किया है, लेकिन ग्रेविटी ने कुछ नहीं किया। ग्रेविटी तो उसको बस नीचे की तरफ खींचती जा रही है ना, तो नीचे की तरफ डिस्प्लेस थोड़ी करा पा रही है वो उसको, है ना। तो ग्रेविटी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं करवाया, तो इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हुआ तो नेट वर्क डन भी 0 होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो। अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। बहुत ही आसान है। बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? केमिकल। वो केमिकल एनर्जी से क्या बनेगी?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी उससे लाइट एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो एक बैटरी से आप लाइट कर रहे हो एक बल्ब को, तो कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है? बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी, फिर बैटरी की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर बल्ब ऑन होगा तो कौन सी एनर्जी बन जाएगी? लाइट एनर्जी। ये तीन इन्वॉल्व होंगी, लाइट एनर्जी प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 कहना चाहिए मुझे। बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और थोड़ी देर बाद हमने देखा उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड हो जाने पर, और साथ में मास भी दे रखा है उसका 20 kg है। हमें बताना है कि कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, कितना वर्क डन। एक फोर्स, एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया गया, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना था? 20 kg, और उसकी वेलोसिटी 5 से 2 कर दी गई। तो आपको बताना है उस फोर्स ने कितना वर्क किया होगा। ठीक है, ओके, कैसे निकालोगे? तो वर्क जो होगा यहाँ पर किसके इक्वल होगा? तो आंसर है वर्क इक्वल होगा किसके? एनर्जी के। अब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कौन सी एनर्जी रही होगी उसके पास? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है, ध्यान रखो, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा? वर्क के। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालते हो? हाफ ऑफ mv², और इनिशियल हाफ ऑफ mu²। फाइनल के लिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल के लिए इनिशियल। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आता हुआ दिखता है? हाफ m। क्या बच जाएगा? तो ध्यान रखना वर्क का ये भी एक फॉर्मूला है, वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, और ये फॉर्मूला है उसका 1/2 ऐसे ही। ठीक है, मास की वैल्यू 20 है, v की वैल्यू कितनी है? 2, और u की वैल्यू, अब इसको सॉल्व करो। ये तो हो गया 2 से कैंसिल 10, और ये 4 माइनस 25 कितना? यानी 210 है ना। ये इतना क्या जूल। ये जो वर्क का आंसर है ये नेगेटिव में आया, नेगेटिव में आना ही चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोई एक ऑब्जेक्ट था जो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, तो उस पर फोर्स इधर लगाया होगा, तभी तो उसकी स्पीड क्या हो गई होगी? डिक्रीज, कम, है ना। अगर इधर से लगाया होता तो क्या हो जाती? इंक्रीज, बढ़ जाती ना। उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तभी तो स्पीड कम हुई है। तो इसका मतलब ये वर्क कैसा वर्क होगा? नेगेटिव, है ना। क्लियर है ये बात? कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होगी, फाइनल दे रखी होगी, मास दे रखा होगा, तो या तो आपसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा पूछ लेगा, या वर्क पूछेगा। वर्क भी पूछेगा तो वो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, ये वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल क्यों होगा ये समझ में आता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, मान लो जा रहा है, m मास का ऑब्जेक्ट है और उसकी कुछ वेलोसिटी है, इस फोर्स ने कुछ इस पर वर्क कराया है ना, वो वर्क कराने की वजह से ही तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। पहले अभी फिलहाल इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है? हाफ mv² है, अभी फिलहाल इसके पास एक एनर्जी है,
लेकिन वो एनर्जी में चेंज आ गया, किसकी वजह से आया? इस फोर्स ने उस पर क्या कर दिया, एक वर्क। तो जो चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी में, है ना, वो किसके इक्वल रहा होगा? उस वर्क डन के। ठीक है, a mass of 10 kg is at a point on a table. It is moved to a point B if the line joining A to B is horizontal. What is the work done on the object by gravitational force? And explain your answer. ये एक पॉइंट है, A पॉइंट। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट को A पॉइंट से B पॉइंट पर मूव करा दिया गया एक फोर्स लगाकर। ठीक है, हमें बताना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने कितना वर्क किया इस पर। हमने जो फोर्स लगाया उसने नहीं, किसका पूछ रहा है? ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा होगा इस सरफेस के, है ना, इसलिए नेट वर्क कितना होगा? 0। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है किसी ऑब्जेक्ट की जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, कम हो रही है, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कहता है एनर्जी कम ही नहीं हो सकती। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को मानता ही नहीं है? कोई ऑब्जेक्ट है जैसे ये, अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है? अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी। यस, करेक्ट। जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे मैं इसे छोड़ूंगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम हो रही है उतनी ही क्या बढ़ रही होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये फॉलो कर रहा है उसको, बट बात ये है कि बस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ओके। व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल? कौन कौन सी एनर्जी होती हैं? पहले तो मस्कुलर एनर्जी होगी कुछ, है ना। मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? साइकिल के अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? तो मस्कुलर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बन रही होगी, और तो कुछ नहीं बन रहा। आपकी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी आ जाएगी, हाँ ये भी कह सकते हो, बट मेनली यहाँ पर दो चीज़ों की बात करोगे, मस्कुलर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मूवमेंट के टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करना। अगर साइकिल पर वो खड़ा था तो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन उसने बोला है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू राइडिंग अ बाइसिकल। तो राइड के टाइम पे तो मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, यही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है। डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक with all your might and fail to move it? Where is the energy spent going? Where is the energy you spend going? आप एक बड़े से पत्थर पहाड़ के सामने खूब फोर्स लगा रहे हो और उसको आगे खिसकाने की कोशिश कर रहे हो, बट आप उसको आगे नहीं खिसका पाते हो, आप फेल हो जाते हो, लेकिन फिर भी आप थकते तो हो। तो आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ चली गई? बोलो, समझ में आ रहा? क्वेश्चन तो समझ में आ गया। एक बड़ा सा एक कोई पहाड़ है, एक बड़ा सा पत्थर है, और उसको कोई क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। ठीक है, ऐसे पुश करने की कोशिश कर रहा है। अब उसको जब वो पुश करेगा तो पुश करने पर खूब फोर्स लगा रहा है, खूब फोर्स लगा रहा है, लेकिन उस रॉक को आगे नहीं बढ़ा पा रहा।
एनर्जी तो ख़त्म हो गई, थक गया ना, तो इसका मतलब एनर्जी ख़त्म हुई, तो वो एनर्जी कहाँ गई? अब उसके बाद तो एनर्जी मस्कुलर होगी ही, बट वो गई कहाँ, सवाल ये है। जब कोई इस रॉक पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाने पर क्या होगा, रॉक के अंदर डिफॉर्मेशन होंगे। डिफॉर्मेशन का मतलब टूटना, ठीक है, टूटेगा, या तो लेंथ से ब्रेथ से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन आएगा। उस डिफॉर्मेशन को कराने में हमारी एनर्जी यूज हुई, लेकिन वो एनर्जी वहां पर एज आ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। ठीक है, तो हमारा जो वर्क है वो क्या करने में यूज हुआ, उसको डिफॉर्म करने में। ठीक है, तो वो वर्क कहाँ गया, डिफॉर्म किया, और वो डिफॉर्मेशन जहाँ पर हुआ वहाँ पर वो वर्क एज आ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, स्टोर हो गया। उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लेना। तो रॉक ने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब वो तभी कर रहा होगा जब वहाँ पर डिफॉर्मेशन हो रहे होंगे। ठीक है, बिना डिफॉर्मेशन के वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो जब उसने क्वेश्चन पूछा कि एक रॉक को जब आप पुश करते हो और आप फेल हो जाते हो, आप उसको नहीं पुश कर पाते हो, तो आपकी एनर्जी कहाँ स्पेंड हुई, तो आंसर है रॉक को डिफॉर्म करने में। फिर वो एनर्जी कहाँ चली गई, तो आंसर है जब वो डिफॉर्म हुआ तो मेरा वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर स्टोर हो गया। अ सर्टेन हाउसहोल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल? 250 यूनिट एनर्जी दे रखी है, कितनी, 250 यूनिट। यूनिट का मतलब बच्चों होता है किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। ओके, इस किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो देखो 250 ऐसे ही ठीक है। किलो के लिए हम लगा लेंगे क्या, 1000। वॉट ऐसे ही ठीक है, और आर के लिए हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे आर को, कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड। हमने क्या किया, किलो की जगह 1000 लिख लिया है, वॉट की जगह वॉट लिखा रहने दिया, आर्स की जगह क्या लिख लिया है, 3600 सेकंड। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो 250 इंटू 1000 इंटू 3600, और ये जो वॉट है और ये जो सेकंड है, वॉट इंटू सेकंड क्या होता है, देखो पावर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों बताओ, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर की यूनिट क्या होती है बोलो, और वर्क डन की, टाइम की, ये वॉट इंटू सेकंड कराओ, तो वॉट इंटू सेकंड कहीं पर लिखा हो, उसे क्या कहते हैं, तो देखो यही तो लिखा है वॉट इंटू सेकंड, इसको हमने क्या लिख दिया। ठीक है, और बाकी की सारी क्वांटिटी ये लिखी हुई है। अब इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बनेगा, इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्या कर दिया एक बार फिर से सुनो। उसने कहा किसी क्या चीज़ थी, एक सर्टेन हाउस होल्ड था, उसने 250 यूनिट कंज्यूम की। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, तो वो यूनिट्स में ही तो आता है, इतनी यूनिट कंज्यूम की हमने, एसी चलाई, एसी का बिल आया इतनी यूनिट, है ना, तो वही यूनिट है ये। यूनिट किसके इक्वल होता है, किलोवाट आवर के। किलो को मैंने 1000 लिख दिया, वॉट ऐसे ही, आर को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि वॉट इनटू सेकंड को जूल कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आर को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, बाकी जो क्वांटिटी थी उन सब का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये यूनिट का कन्वर्जन हो गया जूल। इस तरह से करते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में। यूनिट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताओ, 1000 लिख लेते हैं किलो की जगह,
और आवर्स की जगह क्या लिख लेते हैं 3600, बस इतनी बात याद रखो। आगे जो चल रहा होगा वो चलता रहेगा, हम उनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 1000 किलो है। अब यहाँ पर देखो किलोवाट आवर क्या है समझो, इसको कमर्शियल यूनिट कहते हैं। कमर्शियल यूनिट पावर की जो होती है वो है किलो वॉट आवर। तो ये जो किलोवाट है ना, किलोवाट, ये लगाया जाता है आपके घर में कितनी पावर यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग। जब आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करवाते हो ना अपने घर में, तो किसी के घर में तो 5 किलोवाट का होता है कनेक्शन, किसी के घर में 2 किलोवाट का होता है। तो जितना ज़्यादा लोड होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये बेसिकली क्या है 1000 वॉट है। कितना? ये स्टैंडर्ड है। अब मान लो आपके घर में कई सारी एसी और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो आप कनेक्शन करवाओगे कितने का 5 किलोवाट का अपने घर में, यानी कि आप उनसे कितना मांगते हो 5000 वॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आप क्या कह रहे हो हमें कितना चाहिए होगा, मतलब मिनिमम एक किलोवाट तो है ही, ये तो मिलेगा ही मिलेगा सबको। आप कहते हो मेरे घर में ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा घर है, तो मुझे 5000 वॉट पावर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें चलानी है, क्योंकि एक बल्ब 100 वॉट ले रहा है, एक एसी 1000 वॉट ले रही है, तो कई सारी चीज़ें होंगी घर में, तो हमें ज़्यादा पावर चाहिए ना। 1000 वॉट से तो काम चलेगा नहीं हमारा, है ना। तो ये किलो क्या है 1000 और आगे क्या लिखा हुआ है वॉट, तो ये 1000 वॉट को शो करता है 1 किलो वॉट। समझ आ गई बात? ओके। तो हम जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, तो जैसे हमारे मान लो आई 10 यूनिट आई, हमने पूरे महीने अपना इलेक्ट्रिसिटी खर्च की और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया और वहाँ पर लिखाया कि आपने 10 यूनिट कंज्यूम की। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि हमने 10 किलोवाट आवर खर्च किए हैं। मतलब 10 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, 10 तो हो ही गया, और ये कितना था 1000 वॉट पर आवर। तो अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हो गया 1000 इंटू 10, यानी कि आपके घर में पर आवर जो कंज्यूम हो रहा था वो कितना हो रहा था 10,000 वॉट, इतनी पावर कंज्यूम हो रही थी। He is raised to a height of 5 मीटर above the ground। एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर रख दिया गया। ठीक है, कितने मास का था ये 40 kg का। ओके, फिर आगे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, कौन बच्चा बताएगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। मास जी हाइट, कितना आंसर आया, इतना क्या जूल, इतनी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे वो कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। जब आधा ही आया हो तब उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल कर दो। निकाल देंगे, मतलब अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गिरा दिया जाए और यहाँ आ जाए, मतलब 2.5 मीटर चलकर आ जाए, तब बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? अब मास तो पता है, वेलोसिटी नहीं पता है, वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। कैसे पता करोगे? v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। v पता नहीं, u 0, वहाँ से ऊपर से आ रहा है 0 वेलोसिटी से, 2g की वैल्यू 10, और कितनी हाइट चल के आ रहा है 2.5। ठीक है, यहाँ से v² ऐसे ही ठीक है, ये सॉल्व कर लो, कितना आएगा 50। v² की वैल्यू आ गई 50। अब काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, हाफ mv², मास है 40 और v² यानी 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर नहीं बल्कि v² की वैल्यू ही 50 है ना, तो यहाँ पर 50 लिख लेता हूँ। 2 से ये कैंसिल, 1000 जूल रही होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ वे में।
क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। देखो बच्चों, अर्थ के चारों तरफ कोई एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, अर्थ उसके सेंटर पर है, ऐसा मान लो। ठीक है, अब ये मान लो सैटेलाइट है यहाँ पे ऐसे, ये सैटेलाइट इस अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। अर्थ क्या कर रही होगी? उस पर एक फोर्स लगा रही होगी। कौन सा फोर्स? सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रिपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होता होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के, जैसा आपने कहा। ठीक है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स का नाम यहाँ पर क्या होना चाहिए? साथ में वो उसको हम और क्या बोल सकते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, अब ये जो फोर्स जब ये लगाएगी ना, अर्थ ग्रेविटेशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, और ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा वो ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे। आपको पता है हर पॉइंट पर ये इस तरह से मूव कर रहा होगा। तो ये क्योंकि अर्थ सेंटर में है, और जो ये फोर्स लगाएगी वो वाला फोर्स और इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ध्यान रखना, जब आप मैथ्स में सर्कल चैप्टर पढ़ोगे 10th या 9th लेवल पर, तब आप सीखोगे कि इस तरह से जो लेंथ बनाई जाती है उसको टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट। और ये रेडियस की तरह काम कर रहा है। देखो ये सेंटर है, तो ये क्या हुई? रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से सुन लो। अर्थ सेंटर पर है, सैटेलाइट इसके चारों तरफ घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल, इसकी डायरेक्शन के साथ बनने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना होगा बोलो? तो वर्क डन होगा 0। अगर कोई पूछे क्यों, तो आप कहना कि जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के कैसा है? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसलिए वर्क डन का आंसर 0 होगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर बताओ एक्सेलरेशन कितना हुआ? बोलो, एक्सेलरेशन हुआ। क्यों? क्योंकि u और v दोनों कैसे हैं? इक्वल। a इक्वल्स टू क्या हुआ करता है? अब v और u दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब इस केस में फोर्स निकालो। देखो फोर्स इक्वल क्या होता है? ma। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर? तो फोर्स कितना हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वो केस है जिस केस में फोर्स कितना लग रहा होगा? कब 0 लग रहा होगा? जब क्या 0 होगा? और एक्सेलरेशन कब 0 होगा? जब वेलोसिटी या स्पीड कैसी होगी? यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स ना लग रहा हो, तब भी क्या वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ऐसा हो सकता है? तो आंसर है यस। अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस केस में उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब कौन 0 रहा होगा उस पर? उस टाइम फोर्स भी 0 रहा होगा, लेकिन वो मूव कर रहा है। ठीक है, ये एक कंडीशन है। समझ आ गया आपको कैसे करना है? ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करो। क्वेश्चन नंबर 13। A person hold a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not?
जस्टिफाई योर आंसर। नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, वाई? करेक्ट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज, आसान है ये तो, ऐसे लेकर खड़ा रहेगा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा उसमें, तो नेटवर्क की वैल्यू 0 आएगी। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, क्या दिया हुआ है, पावर, क्योंकि वॉट पावर की यूनिट होती है, यानी पावर दिया हुआ है। यूज 10 आवर, कितना टाइम, 10 आवर, ठीक है। क्या निकाल कर दें, हाउ मच एनर्जी, ओके। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। बच्चों याद रखना, वर्क और एनर्जी दोनों एक ही बातें होती हैं। तो यहाँ से एनर्जी का अगर कोई बच्चा फॉर्मूला बनाएगा तो क्या बनता होगा, ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, ये आगे 10th क्लास में भी ये बहुत यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पर भी पावर इनटू टाइम कराओगे बहुत बार। तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम होता है। पावर कितना है, 1500 टाइम 10, कितना, 15,000 क्या, वॉट आर। पावर किस में है, टाइम आर में है, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हो, 15 ऐसे ही रखो, इस 1000 को किलो लिख दो, 1000 की जगह क्या लिख दो, किलो, तो साथ में और क्या चल रहा था, वॉट आर, तो ये क्या किस में बन गया, किलो वॉट आर, 15 किलो वॉट आर। और ध्यान रखना 15 किलो वॉट आर को कहीं भी किलो वॉट आर लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, यूनिट, ठीक है, यूनिट लिखते हैं इसको। यूनिट्स जो है वो बेसिकली एनर्जी की कमर्शियल यूनिट जो होती है वो क्या है, किलो वॉट आर। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट किलो वॉट आर होती है, ठीक है, और किलो वॉट आर को ही यूनिट कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगर आप अपना आंसर जूल में देना चाहते हो तो आपको आर को क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में, क्योंकि वॉट इनटू सेकंड क्या होता है, जूल, है ना, बट वॉट इनटू आर जूल नहीं होता है। तो अगर आपका आंसर वॉट इनटू आर में आ रहा है और अगर आप अपना आंसर जूल में देना चाहते हो तो आर को 3600 सेकंड लिखो पहले, तो वो आंसर जूल में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी का। लेकिन जनरली वो आपसे जब इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो वो एनर्जी जो कंज्यूम पूछ रहा होता है, जैसे हीटर की, टीवी, फ्रिज, ऐसे, तो वो क्या पूछ रहा होता है, उसका आंसर यूनिट में। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो किस में आता है, यूनिट्स में ही तो आता है। तो ये वही यूनिट है कि ये क्वेश्चन किसके बारे में था, हीटर के बारे में था ना। तो वो कह रहा है कि अगर किसी हीटर को जो कि 1500 वॉट का 10 आवर तक चलाया जाए तो बताओ तुम्हारा ये बिजली का बिल कितना आएगा, ये पूछ रहा है। तो 15 यूनिट आएगा। अब एक यूनिट का जो भी आपके एरिया का रेट हो उसका मल्टीप्लाई करा लो, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल कर आ जाएगा, है ना। ये है, इस तरह से आप कराओगे। तो मेन चीज़ जो याद रखने वाली है इस क्वेश्चन में वो ये, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। Illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy change which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happened to its kinetic? What happened to its energy eventually? Is it a violation of the law of conservation of energy? ये वो पूछ रहा है, ठीक है, ओके। ये एक पेंडुलम है, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक बॉब है, ठीक है। ये मैंने पेंडुलम बनाया है जिसमें ये बॉब है, ये कोई स्ट्रिंग है जिससे ये बॉब मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहा हूँ मैं,
मैं ये कर रहा हूँ कि ये बॉब की या मैं कहूँ इस पेंडुलम की मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब अभी ये हिल डुल नहीं रहा है, अपनी मीन पोजीशन पर है। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ कहीं लेकर आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ लेकर चला गया। जब मैं इसको यहाँ से यहाँ लेकर गया तो मैंने कुछ वर्क किया या नहीं किया? अपने आप तो गया नहीं, मैंने कुछ वर्क किया। वो वर्क एज आ एनर्जी इसमें स्टोर हो गया होगा, है ना? कौन सी एनर्जी? कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? अरे बच्चों, मैंने हाथ में पकड़ा और उसको लेकर यहाँ लेकर आ गया, तो अभी वो मूव थोड़ी कर रहा है। मूव करता तो काइनेटिक एनर्जी होती, अभी तो मेरे हाथ में ही है ना, तो मैं तो वर्क कर चुका ना, तो वो वर्क एज ए एनर्जी वहाँ स्टोर हो गया। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम जितनी एनर्जी अब इसके पास हो सकती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं जब इसको छोड़ूंगा यहाँ से तो ये क्या करेगा? वापस आएगा। तो यहाँ पर जब मैं इसको लेकर गया था खींचकर, तब इसके पास यहाँ पर क्या थी? मैक्सिमम। अब बच्चों मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा तो होगा क्या? तो आंसर है मूव करना स्टार्ट करेगा। अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होना स्टार्ट होगी, जो कि मैक्सिमम थी वो क्या होगी अब? कम। और कौन बढ़ने लगेगा? काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये वाला पाथ जब ये फॉलो करेगा तो ऐसा करते 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 काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही होगी। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो चुकी होगी? मैक्सिमम। क्यों सर? कैसे? अरे यहीं से तो इंक्रीज करके ले गए थे, तो जितनी एनर्जी स्टोर करेगी होगी वो एनर्जी यहाँ तक आते आते खर्च हो गई होगी। ठीक है, या इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझो कि ये यहाँ पर आने के बाद यहाँ तो रुकेगा नहीं, ये तो और आगे तक जाएगा ना, पेंडुलम ऐसे ही तो चलता है। तो ये यहाँ तक आया होगा। तो आप ये बताओ, यहाँ पर आने के बाद एक पॉइंट पर आकर वो रुका होगा या नहीं रुका होगा? रुका होगा ना। तो जब ये रुका होगा तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती गई होगी। किसमें कन्वर्ट होती गई होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहाँ पर मैक्स क्या हो जाएगी अगेन? यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती होगी? सेंटर पर, मीन पोजीशन पर। यहाँ पर तो इंक्रीज हो रही होगी, इंक्रीज होती जा रही है इधर काइनेटिक एनर्जी। और जब यहाँ से ऊपर जा रही होगी तब यस, डिक्रीज होती जा रही होगी। तब यहाँ पर कौन बढ़ रहा होगा बोलो? यहाँ कौन डिक्रीज हो रहा था? ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, इस तरह से ये कन्वर्जन चलेंगे। लेकिन जब पेंडुलम मूव करेगा तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर तो होंगे ही। अरे कुछ एयर रेजिस्टेंस रहा होगा, है ना, उसकी वजह से क्या होगा? हर बार कुछ ना कुछ यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता रहेगा। ऐसा नहीं है पूरी कन्वर्ट हो जाएगी, समझ रहे हो? मतलब ये मान लो 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी, तो यहाँ पर मान लो पहले राउंड में 100 जूल पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, और यहाँ पर वापस जाते आते मैं मान रहा हूँ वैसा ऐसा हुआ नहीं होगा, 100 जूल फिर से बन गई होगी। ठीक है, समझ आ गई बात? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब ये दोबारा जाएगी अब अगेन अपने मोशन के अगेंस्ट, फिर दोबारा जा रही होगी अब, तो यहाँ पर आकर मैं कह रहा हूँ 100 नहीं होगी अब कितनी हो गई? मान लो 90 हो गई या 98 हो गई, है ना? क्यों? बाकी 2 जूल कहाँ गई सर? तो मैं ये कह रहा हूँ जब ये मूव कर रही है तो उसके अगेंस्ट अदर फैक्टर भी तो काम कर रहे होंगे, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस, है ना, तो उनके अगेंस्ट भी तो काम करना पड़ेगा, तो वो 2 जूल एनर्जी उनके अगेंस्ट काम करने में खर्च हो गई। लेकिन वेस्ट मतलब ऐसा नहीं हो गई, डिस्ट्रॉय नहीं हो गई, क्या हुआ उसके बदले में? वर्क हुआ। कौन सा वर्क? एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क हुआ मोशन करने के लिए। ठीक है, तो वो 2 जूल वहाँ खर्च हो गई, तो अब कितनी रह गई? 98। फिर दोबारा आई, फिर इसके बाद फिर वापस गई तो और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, कम होते 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 इवेंचुअली फाइनली ये कहाँ आ जाएगा? अपनी मेन पोजीशन पर। ठीक है,
तो वो सारी एनर्जी कहाँ चली गई? वर्क में कन्वर्ट हो गई। किसके अगेंस्ट वर्क करने में? एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने में। ठीक है, पहले जितना मैक्सिमम कन्वर्ट हो सकती थी होती रही, तो एक टाइम बाद तो आकर वो जीरो हो ही जाना है, क्योंकि हर बार एनर्जी का लॉस इन टर्म ऑफ वर्क डन होता ही रहेगा। ठीक है, ये कन्वर्जन है किसी भी पेंडुलम के। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर ध्यान रखना, एयर रेजिस्टेंस लगता है, यहाँ पर भी कुछ, ये जो स्ट्रिंग है ये भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगाती होगी। ऐसा नहीं है ये वाली जो स्ट्रिंग है इस बॉब को फ्रीली मूव करने देगी, ये भी ये उतना मोशन नहीं कर रही है, बॉब ज़्यादा कर रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है, ये भी फ्रिक्शन लगा रही है कुछ इस पर, तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिनके अगेंस्ट काम करना पड़ता है एनर्जी को, और फिर वहीं पर वो वर्क करते 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 धीरे धीरे जीरो हो जाती है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, 16 नंबर। An object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? तो याद रखना, मास की जगह तो मास लोगे, मास की जगह तो m लोगे, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी v है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? क्या बोला उसने? हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। रेस्ट पर लाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बात आ रही है समझ में? अब बताओ, आपको मास पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो, तो आप बताइए वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो आंसर है वर्क डन इक्वल होता है किसके? चेंज इन बोलो, चेंज इन, अरे बताया था ये फॉर्मूला, न्यूमेरिकल भी करवाया था, भूल गए? क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, यही तो होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? v। अब ये पार्ट तो जीरो हो गया, क्या बचेगा आंसर? हाफ mv, इतना वर्क डन होगा। मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो पहले से और उसे रेस्ट में लाना हो, तो आप बताओ वर्क इधर से कराओगे कि इधर से कराओगे? किधर से कराओगे? अपोजिट डायरेक्शन से तो कराओगे, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन से करा रहे हो वर्क, तो इसलिए उसका आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। मोशन के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कराना पड़ेगा वर्क, तभी तो रेस्ट में आएगा, ऐसे रोक दोगे सामने से, इसलिए आंसर नेगेटिव आ रहा है। क्लियर बात? ये होगा क्वेश्चन नंबर 16। 17 नंबर देखो, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg। 1500 kg मास दे रखा है, मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। क्या दे रखा है ये? इनिशियल वेलोसिटी। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, किससे मल्टीप्लाई? 5/18। कुछ कैंसिल होगा, थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा, 150/9, इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो, यही तो बोला है। क्या करना है? स्टॉप करना है ना कार को। तो बताओ वर्क डन यहाँ पर किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
क्या होता है, हाफ एम। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या बोलो, ये बचेगा 1/2 एम। एम कितना है 1500, वेलोसिटी कितनी है का स्क्वायर। ये माइनस कहाँ गया सर, माइनस का साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये वर्क जो है वो अगेंस्ट किया जाएगा, ये जो आप कैलकुलेट करोगे वो मैग्नीट्यूड होगा। मतलब समझ में आ रही है बात, ये माइनस का साइन इस कैलकुलेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ये बात तो समझ आती होगी। मैं यहाँ माइनस लिखूँ या ना लिखूँ, ये कैलकुलेशन पर कोई फर्क आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब ये माइनस का साइन किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखाने के लिए है। तो हम जो कैलकुलेट करके देंगे वो मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ, ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट उसकी। तो जब बच्चों इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर बनेगा 2083333.3 इतना जूल, ये वर्क डर रहा होगा। क्लियर है बात, ठीक है। और एक नंबर में ये क्वेश्चन भी, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन के लिए भी याद कर लो, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, तो आंसर है हाफ एम वी स्क्वायर। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में कितना वर्क करना पड़ता है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ मास है एम, किसी वेलोसिटी से आ रहा है, उसे रोकना हो तो बताओ कितना वर्क करना पड़ता है। देखो ये हाफ एम वी स्क्वायर ही तो आया था जब हमने किया था, देखो क्वेश्चन, एम वेलोसिटी वी सॉरी एम मास और वी वेलोसिटी से आ रहा हो और उसे रोकना हो, तो सॉल्व करने पर आंसर क्या आता है। तो याद रखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लो हमेशा के लिए, ठीक है। ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट shown by longer arrow, okay. Observe the diagram carefully and state, ये तो बहुत ही आसान सा है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क बताना है आपको। तो जहाँ पर मोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, वो कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव। तो कौन सा वाला है इसमें, बी वाला है ना, बी वाला पॉजिटिव है। सी वाले में देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव हो गया, और ए वाला जीरो वर्क हो गया, परपेंडिकुलर वाला केस है। आसान सा क्वेश्चन है ये, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ रहा हूँ। सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो even when several forces are acting on it. Do you agree and why? करेक्ट, सही कह रहे हैं। नेट फोर्स वहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा जब वो बैलेंस फोर्स होगा। क्वेश्चन पूछा गया था एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो आंसर है यस। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक 5 न्यूटन से इधर की तरफ खींचना स्टार्ट करे और एक इधर 5 न्यूटन से, मान लो किसी चीज़ को एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, दोनों अपनी अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हैं, फोर्स तो लग रहा है ना, लेकिन किसी भी तरह का कोई मूवमेंट तो नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब वहाँ पर ऐसी कंडीशन है जहाँ पर फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन फिर भी कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। तो वो कौन सी कंडीशन है, जब फोर्स कैसे हो, बैलेंस फोर्स, ठीक है। इन केस ऑफ बैलेंस फोर्स देर आर सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बट देर इज नो एक्सेलरेशन, ठीक है। बात आ गई समझ में, क्या बोला मैंने, ये क्लियर है ना, आया ना। कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे टग ऑफ वार वाला गेम नहीं होता रस्सी खींचने वाला, उसमें दोनों टीमें खींच रही हैं, तो यार इन दोनों टीमें क्या लगा रही हैं, फोर्स लगा रही हैं ना, लेकिन कोई भी कहीं भी नहीं जा रहा है क्योंकि दोनों क्या लगा रही हैं, बैलेंस फोर्स, इक्वल फोर्स लगा रही हैं। तो फोर्स तो लग रहे हैं ना, लेकिन कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं वहाँ पर, यानी कोई मोशन तो हो नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा।
पावर दे रखी है 500 वॉट, 10 आवर तक चलाना है तो 5000 होगा, है ना। 5000 क्या, 5000 वॉट आवर आएगा या 5 किलो वॉट आवर, इतनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। कैसी, 4 डिवाइस है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, तो फाइनल आंसर में 4 से मल्टीप्लाई भी करा देना, तो 5 किलो वॉट आ रहा था हमारा, तो कितने हो जाएगा, 20 किलो वॉट आर दे देना फाइनल आंसर। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, कर लोगे ना। और जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये तो मैंने बहुत ही डिटेल में करवा रखा है। उसने बोला है एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पर पहुंचे तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या क्या होता है। तो ये हमने डेरिवेशन किया था ना, है ना। हाँ, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पहले फ्री फॉल करता हुआ में पोटेंशियल पहले काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, फिर काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो वाला डेरिवेशन अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, तो वो डेरिवेशन भी इसमें दिया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से आप ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरा डिटेल में अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर आपका चैप्टर ये कंप्लीट है। इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक थे जो थ्योरी वाले वो हैं, वो ये हैं। पहला है वर्क की डेफिनेशन, दूसरा है 1 जूल किसे कहते हैं, ठीक है। फिर आता है टाइप ऑफ वर्क की डेफिनेशन, ठीक है। फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन और उनके जो छोटे छोटे से डेरिवेशन है, 2-2, 3-3 लाइन के, है ना, वो डेरिवेशन उनके साथ, ठीक है। फिर इसके बाद पावर की डेफिनेशन और 1 वॉट किसे कहते हैं। थ्योरी बस इतनी सी है। और एक और मेजर क्वेश्चन है जो है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व, ठीक है। तो उसके लिए एक जो डेरिवेशन आपको करवाया था वो, और बाकी का न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे से हैं, बट इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल हैं वो ये वाला है, ये जो अभी हमने किया था ये, ठीक है। जिसमें मास दे रखा हुआ, कुछ इनिशियल वेलोसिटी, कई क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी भी दे देगा वो आपको किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करो, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करो, फिर वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी रह सकता है। ये आपका कंप्लीट होगा चैप्टर यहाँ पर वर्क एंड एनर्जी। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।